गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आपका टीचर जेके शिवहरी। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक मोस्ट हेडिंग के लिए जो आप वाव रूल आपका क्लास 11 से एंट्री करता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यह रूल दिया गया था। ये बीएससी फर्स्ट सेम के सेकंड यूनिट में है और सेकंड यूनिट का ये पार्ट 2 है। तो क्या है आखिर आप वाव रूल? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, यही आप वाव रूल दर्शाता है। आखिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप वाव रूल क्या है, यानी आप वाव क्या है, अर्थात आप वाव वैज्ञानिक है, एक दार्शनिक है या कोई शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप वाव जर्मन भाषा का एक शब्द है। आप वाव क्या है? जर्मन भाषा का एक शब्द है। इट इज वर्ड्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज। आप वाव जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका की अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। अर्थात यदि आप वाव के नियम के अनुसार हम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्रमशः इस परिभाषा को चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्रमशः इकाई धनावेश की वृद्धि करते जाएं और इसके निम्नतम ऊर्जा स्तर को हम लोअर एनर्जी लेवल भी कहते हैं। लोअर एनर्जी लेवल या निम्नतम कक्षा, ठीक है ना। यदि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में हम इकाई धनावेश की क्रमशः वृद्धि करें एवं इसके निम्नतम ऊर्जा स्तर के वैकेंट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते जाएं तो समस्त तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब समस्या ये आई कि लोअर एनर्जी लेवल है किसका? तो हम एनर्जी लेवल जानने के लिए हमें N+L का नियम याद रखना होगा, ठीक है ना। मीन्स अगर आप वाव रूल कहें तो आप वाव रूल तो है तो एक लाइन का। आप वाव रूल के अनुसार विभिन्न उपकोशों सब सेल कहते हैं इसको, विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते क्रम में एंट्री करते हैं, भरे जाते हैं। ये आप वाव नियम क्या है? आप वाव नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न उपकोशों में उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब समस्या क्या है? आप वाव रूल को समझने के लिए हमें एनर्जी का बढ़ता क्रम यानी उपकोशों की ऊर्जा की कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हमें कैसे पता किसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है? अच्छा, क्वेश्चन ए भी आता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर इसकी 1s की एनर्जी कम है और 2s की ज्यादा है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में रहना चाहता है? तो यह एक रूल्स है, फिजिक्स का बहुत बड़ा रूल्स है कि सदैव स्थिति स्टेबल रहने के लिए कम एनर्जी में बैठना चाहती। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा कम होगी उसी में वह रहना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन किसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, इसके लिए हमें N+L का नियम जानना पड़ेगा। तो पहले मैं N+L का नियम बताता हूं और फिर से मैं जो है रिवाइज कराऊंगा आप वाव रूल का। N+L का नियम, देखो N+L का नियम क्या है। जहां N आप जानते ही क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और L क्या है? L तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल
क्वांटम नंबर। और इसका मान जो एल है, एस पी डी एफ के लिए डेफिनेट होता है 0 1 2 3। रिमेंबर इट, इसको नहीं भूलना है, नहीं तो आप जो है ये ना एन प्लस एल रूल पढ़ पाएंगे ना आप और रूल पढ़ पाएंगे। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जो इम्यूथल क्वांटम नंबर है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के लिए, इसका मान सदैव 0 1 2 3 होता है। और एन क्या है? एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपके मुख्य एनर्जी लेवल को बताएगा। जैसे मैं इधर लिखूं 1s, तो 1s के लिए n बराबर कितना है 1 और l बराबर कितना है 0। ठीक है, तो n प्लस l कितना हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूं 3p लिख दूं तो n बराबर कितना है 3 जी, n की वैल्यू है। और p के लिए l बराबर कितना है, p के लिए l बराबर है 1, तो n प्लस l कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो n प्लस l के नियम से ही हम एनर्जी की कंपेयर करते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो अब आप हेडिंग लगा दें n प्लस l का नियम, n प्लस l का नियम। आप लिखेंगे विभिन्न उपकोषों की विभिन्न सब सेल की एनर्जी की कंपेयर करने के लिए वैज्ञानिक क्लेज़-कोवस्की ने एक रूल दिया, एक नियम दिया जिसे n प्लस l का नियम कहते हैं। ये नियम दो स्टेटमेंट में दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, ए स्टेटमेंट क्या है, टू और मोर सबसेल में एनर्जी उस सबसेल की अधिक होगी उस सबसेल की एनर्जी अधिक होगी जिसके लिए n प्लस l का मान अधिक होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, मीन्स एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्लस l। अगर टू और मोर सबसेल्स हैं तो जिस सबसेल्स के लिए n प्लस l का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे हम देखें इधर 1s और 2s। ठीक है ना, 1s में n प्लस l कितना है, n प्लस l बराबर कितना है 1 प्लस 0 बराबर कितना है 1। और 2s में कितना है 2 प्लस 0 बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 2s तथा 2p के लिए। तो इसमें देखो n प्लस l कितना होगा, n प्लस l का मान कितना है 2 प्लस l का मान कितना है 0। इसमें n का मान कितना है 2 और p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं 2s की एनर्जी 2p से कम होती है या 2p की एनर्जी 2s से कम होती है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका,
दूसरा स्टेटमेंट बी, when n plus l is equal for two or more subcell, यदि n प्लस l का मान इक्वल हो देन तो क्या होगा तुम्हारा एनर्जी is directly proportional to the n, means n is increase with increasing energy, या यूं कहिएगा एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये केस कब लगेगा जब आपका n प्लस एल का मान इक्वल होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। फोर एस एंड 3d, 4s एंड 3d। अब देखिए जरा इसमें n प्लस l, l का मान कितना है 4, l का मान कितना है 0, इसमें देखिए n का मान कितना है 3 और d में कितना होता है l का मान 2। मैं फिर से लिख देता हूं l बराबर s p d f, ये निश्चित होती है 0 1 2 3, तो कितना है 2, तो ये इक्वल टू कितना आया 4, ये इक्वल टू कितना आया, ये कितना आ गया 5। तो इसमें तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि 4s की कंपेयर में s का वैल्यू ज्यादा है। बट इस टाइप में देखें, कि जैसे आपका 4s एंड 3p होता, ठीक है ना, इसका एक आंसर तो फर्स्ट रूल से आ गया। बट ऐसा देखें जैसे 4s एंड 3p होता तो n प्लस l, इसमें कितना 4 प्लस 0, इसमें 3 प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देखें जो कितना आया 4, ये भी कितना आ गया 4। तो एट दिस कंडीशन में हमारा सेकंड रूल लगेगा, वो क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। ये कब लगेगा जब हमारी n प्लस l की मान बराबर हो। तो n प्लस l की मान बराबर है ऐसी कंडीशन में, तो तुम देख रहे हो कि इसके लिए n का मान ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं 4s की एनर्जी इज ग्रेटर देन 3p, यानी कि 4s की ऊर्जा 3p से ज्यादा है। तो आप बाउ रूल ये कहते हैं कि जब तक 3p फुलफिल्ड ना हो जाएगा तब तक 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। और इधर से स्पष्ट होता है कि जब तक 4s फुलफिल्ड नहीं हो जाएगा तब तक 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। और अगर ये ऐसा कहीं हो रहा है तो निश्चित ही वह तत्व आप बाउ रूल का अपवाद है। जैसे क्रोमियम, कापर अपन जिक्र करेंगे आप बाउ रूल के अपवाद। अगर कम एनर्जी का कोई सबसेल खाली पड़ा है और अधिक एनर्जी लेवल वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वहीं आप बाउ रूल का अपवाद हो जाएगा, ठीक है। अब आप बाउ रूल में जो इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में भरती हैं एक ग्राफ द्वारा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए जरा, प्रथम कोष फर्स्ट एनर्जी लेवल की कितने उपकोष होते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1s। फिर दूसरी कितने 2s 2p, तीसरी की कितने 3s 3p 3d, चौथी की कितने 4s 4p 4d और 4f, पांचवी की कितने 5s 5p 5d 5f। एक्चुअली सत्य ये है कि इसके 5 उपकोष होंगे, 5g भी होगा, लेकिन 5g में अभी इतने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है,
118 तत्वों की कुल खोज हुई है, तो इसलिए ये वैकेंट पड़ा रहता है, इसलिए इसको ना भी लिखे तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। 6 की 6s 6p 6d 6f भी खाली पड़ा रहता है, इसलिए हम 6f को भी नहीं लिखते हैं, ये आ जाएगा 7s। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री करता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन करेगा इसमें एंट्री। जब ये फिल हो जाएगा तो फिर और इलेक्ट्रॉन बचा तो दूसरे राउंड में इसमें एंट्री करेगा। अगर ये फिल हो गया तो तीसरे राउंड में इसमें एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन। ये फिल हो गया तो फिर इसमें जाएगा, और जब ये फिल हो जाएगा तो फिर चौथे राउंड में ये 3p में एंट्री करेगा। 3p के बाद 4s में जाएगा, और जब 4s भर जाएगा तब हमारा 3d में एंट्री करेगा। 3d भर जाने के बाद 4p में, 4p भर जाने के बाद 5s में, 5s के बाद इसमें 4d में, 4d यदि भर गया तो 5p में, 5p भर गया तो 6s में, 6s भर दिया। जब 6s कंप्लीट हो जाएगा, जब ध्यान देना, जब 6s कंप्लीट हो जाएगा तब 4f में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। भले ही चौथी कक्षा 4s 4p 4d 4f से मिलकर के बनती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप बाउ रूल में 4f तुम्हारा वहां वैकेंट पड़ा रहेगा और आगे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जब 6s कंप्लीट हो जाएगा फिर 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, और जब 4f कंप्लीट हो जाएगा तो 5d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। जब 5d कंप्लीट हो जाएगा तो 6p में, जब 6p कंप्लीट हो जाएगा तो 7s में, तो 7s कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुम्हारा 5f में, 5f कंप्लीट हुआ तो फिर 6d में। ऐसे आगे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस कहलाएगा। अच्छा, तो एनर्जी का ये क्रम बन जाएगा कि ना बन जाएगा? वो क्रम क्या होगा? वो क्रम देखिए, इधर में लिख देता हूं। अतः एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है? थोड़ा सा जगह बनाता हूं। सबसे कम एनर्जी किसकी है? सबसे कम एनर्जी है आपकी 1s की। जब 1s कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जाएगा 2s में, फिर 2s के बाद 2p में, 2p के बाद जाता है तुम्हारा 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में। ये इतना सीक्वेंस तो बिल्कुल आपको रटने चाहिए। 4s के बाद किस में जाता है? 4s जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाएगा आपका 3d में। 3d के बाद देखिए जरा, 3d के बाद किस में जाएगा? 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद किस में जाएगा? 4d में। और जब 4d कंप्लीट हो जाएगी तो फिर किस में जाएगा? 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद आपका 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद 7s में, 7s के बाद किस में जा रहा है आपका? 5f में, और 5f के बाद 6d में। तो ये आपका बढ़ता क्रम है। ठीक है, ये आपका एनर्जी का बढ़ता क्रम है। यदि किसी तत्व में जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना होकर के 3d में चला जाएगा तो वो आप बाउ रूल का एक्सेप्शन कहलाएगा। अब अपन को अगर ये सीक्वेंस याद है, एक बार याद करो मेरे साथ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतना तक अगर आपको कंप्लीट है तो 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल इजी हो जाएंगे, जिसमें एक्सेप्शन भर बचेगा क्रोमियम और कॉपर का। और अगर ये सीक्वेंस कंप्लीट है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका याद बाउ का रूल है और ये ग्राफ है। ठीक है, अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता हूं आपको, तो आपको करना है।
देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद चलो बीच बीच में ले लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस 50, हम ले लेते हैं कैल्शियम 20, इसके बाद ले लेते हैं स्कैंडियम 21 के बाद ले लेते हैं हम निकेल 28, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम Zn 30, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अच्छा आप ये भी याद कर लो, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनते हैं 2 और P में बनते हैं 6, D में बनती है 10, F में 14। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले कितना 1s आता है, 1s एक इलेक्ट्रॉन है, भर के बाकी सब वैकेंट बचे थे। इसका देखें जरा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s आता सबसे पहले, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे, तो ये बन गया आपका। नाइट्रोजन देखिएगा जरा, 7 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या होता है 2p। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो s में कितने बनते हैं 2, अभी कितने बचे 5, s में कितने आएंगे 2, अभी कितने बचे 3, तो p में हमारे 6 तक बन सकते हैं, बट हमारे पास केवल 3 है, ठीक है। और यही चीज हम इधर लिख देते हैं कोष में, सेल में, सेल में देखिए, अब पहली सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी में कितने हैं 5, तो ये हमारा सेल पता चलने लगा। इसमें देखें जरा 15 है तो कितने 15 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे 1s, पहले सिस्टम बना लो 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s, ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कितने बचे 13, फिर 2 इसमें आ गए, कितने बचे 11। अब p में कितने बन सकते हैं हमारे 6, हम तो चाहते हैं कि जितने बचे सब बन जाए, बट इनकी एक सीमाएं हैं, s में 2 से ज्यादा नहीं बनते हैं, p में कभी 6 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, और D में कभी 10 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, और F में कभी 14 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए 6, कितने हो गए 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10। अभी हमारे पास कितने बचे 5, तो हमने तो सोचा कि S में 5 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं, बट इसकी सीमा 2 से ज्यादा नहीं बन सकती। फिर इसके बाद कितने बचे 3, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने, इधर कितने चाहे तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो पहली सेल में कितने हैं 2, दूसरी सेल ये है तुम्हारी, दूसरी सेल में कितने हैं 2 और 6 8, तीसरी सेल में कितने हैं 5, तो ये सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये आया कैल्शियम का, तो पहले तो नहीं लिखे 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, और 4s के बाद क्या आएगा 3d। ये आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं, तो आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितना आना चाहिए 2। अच्छा इसमें कितने आ जाएंगे 2, इसमें कितने आ जाएंगे 6, इसमें कितने आ जाएंगे 2, इसमें कितने आ जाएंगे 6, गिन लीजिए जरा 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 और 6 18, कितने बची होंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स बची होंगी। तो s में क्या 2 आ जाती है, बिल्कुल आ जाती, ये 0 बचा रहा, तो ये हो गया। अब अगर हम चाहें कि सेल में इसका क्या होगा, तो सेल में देखो पहली सेल में कितने हैं, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी में कितने आए देखो, जिनकी आगे 2 लगा है वो सेकंड सेल है, तो कितने हैं 8, तीसरी सेल में कितने, तीसरी में भी 8 हैं, और चौथी सेल में कितने केवल 2 हैं। तो ये सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा अब इसके बाद आया है आपका स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल आपके पास, स्कैंडियम में हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो निश्चित ही 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस सीक्वेंस को कितना मेमोरी में रखना ही रखना है। s में कितने आएंगे 2, फिर s में कितने आएंगे 2, p में कितने आएंगे 6, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे 6, इसमें कितने आएंगे 2। अब गिन लीजिए आप कितने हो गए 20 हो गए, 2 और 6 8 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 4 20 हो गए, तो कितनी बची 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो गया आपका। मैं आपको बता दूं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला है, आगे आपकी क्वांटम संख्या वगैरह कुछ नहीं बनने वाला, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है। अब इसका सेल में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले चले अपन, सेल में तो कितनी, पहली सेल में 2 हो गए, दूसरी में कितने 8, तीसरी सेल देखिए ये है तीसरी सेल, इधर से यही देखना,
तीसरी सेल का मतलब जिसकी यानी 3 लगा है, तो 3s 3p 3d सेल, तीसरी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 और फोर्थ सेल में कितने हैं 2। तो ये इसका सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आया तुम्हारा निकेल, निकेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 28, तो 28 है तो अपन को उतना तो चल नहीं चल रहा है सीधी 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d, ठीक है ना। अच्छा 2 2 अब तो स्पीड में भर दें 6 2 6 2 तो कितने हो चुके हैं 20 हो चुके, अब कितने बची 8 बची, तो ये D में हमारे 10 तक बन जाती तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। सेल में कितना होगा, सेल में देखो पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरी में कितने हैं, दूसरी में बताओ जरा 8, तीसरी सेल देखो ये है इतनी, जिनकी आगे 3 लगा वो तीसरी सेल है, तो 2 6 8 8 16 और ये चौथी सेल में 2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे जिंक का है तुम्हारा Zn का, तो Zn में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Zn में तुम्हारे 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर, तो 20 हो चुके हैं, तो इसकी Zn की 3d में कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इसी प्रकार से प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ रूल के अनुसार भरा जा सकता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस रूल का पालन नहीं करते हैं, उनको अफबाउ रूल का अपवाद कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग यही होगी अफबाउ रूल का अपवाद। एक्सेप्शन ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ रूल के अपवाद आप लिखेंगे जरा। कुछ तत्व ऐसे पाए गए जो कि अफबाउ रूल का पालन नहीं करते हैं, कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ रूल का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अफबाउ का अपवाद कहते हैं। जैसे Cr24 Cu29, ठीक है ना, मैं मेन बता रहा हूँ। पीडी तो बहुत बड़ा अपवाद है 46, इसके बाद तुम्हारा Ag 47, ठीक है ना, Pt etc। तुम जनरली ये देखना जितने भी तुम्हारे डी ब्लॉक में एलिमेंट जितने भी एक्सेप्शन मिलेंगे वो तुम्हारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे। अच्छा अब एक्सेप्शन आप कैसे देखें, अगर 30 से 21 से 30 तक के तत्वों में देखना, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी कहलाती है। इसमें कभी भी अगर Nd4 आ जाए या Nd9 आ जाए तो समझ जाना कि यही अपवाद है, और इसका सही क्या बनेगा, D4 की जगह अंदर जो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है इसमें डाल देना, D5 कर देना, इसको D10 कर देना। ये किसके लिए 21 से 30 के लिए बात है, ये सही प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए। तो देखें कैसी अपवाद में एक दिखाता हूं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते देखें Cr24 24। तो अगर आप अफबाउ रूल की ये बात मानते तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 है, 3s स्क्वायर 3p6 है और 4s स्क्वायर 3d4 होना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। रियलिटी में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 और 4s1 3d5 हो जाता है। तो देखो ये धर जो है जब तक 4s फिल ना हो जाता तब तक 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए, यही अफबाउ रूल था। लेकिन इसमें 4s खाली डला है, एक इलेक्ट्रॉन है
और डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अर्थात इसने आप-बाउ रूल का पालन नहीं किया, तो ये आप-बाउ रूल का अपवाद है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और ऐसी कंडीशन में ये विन्यास बहुत ही अस्थायी होता है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को गेन कर लेती हैं। प्रत्येक में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाती हैं, इस एस में भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाता है। और मैं बता दूं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन अदर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, फिर हाफ फील्ड, फिर अदर विन्यास होता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि डी में हाफ फील्ड हो जाए, इसलिए यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो इसने तो अपने मन का कर लिया, लेकिन आप-बाउ के नियम तार हो गए, अर्थात आप-बाउ रूल का लिए अपवाद कहलाने लगा। ठीक इसी प्रकार से आपका कौन सा है, सीयू का है। मैं कुछ अपवाद अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका सीयू 29 का 29 का जो रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 और 4s1 3d 10। तो देखो वही हाल इसमें होगा, 4s अभी वैकेंट पड़ा है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी अपवाद है। और ये क्यों होगा, क्योंकि डी में 10 हो जाने से फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गेन कर लेता है, तो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है, इसलिए ये होता है। अर्थात आप-बाउ रूल का अपवाद क्यों होता है, स्टेबिलिटी मोर गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ताकि अधिक मिल जाए, इसलिए आप-बाउ रूल के अपवाद हो जाते। तो ये भी आप-बाउ रूल का अपवाद है। सबसे बड़ा अपवाद है आपका पीडी 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s² 2s² 2p 6 3s² 3p 6 4 3p 6 3d 10। ये फिर 4s² 4p 6 और 5s0 3d 8 3d 10। ठीक है ना, देखें जरा ये अब देखो जरा, जब तक 5s फुल्ली हो जाना चाहिए था तब तक तो आप इधर 4d आए, जब तक आपका 5s फुल्ली हो जाता तब तक हमारा 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए, लेकिन 5s में तो इधर जो एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन उसका रीजन यही होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और देखिएगा जरा ऐसी कंडीशन में ये 2 के बाद ये देखिए जरा, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 6 8 10 कितने हो गए, 2 8 18 और ये चौथी कक्षा में कितनी हो गई आपकी 18। तो 1 2 3 4 इसका आवर्त हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर चौथा होना चाहिए, लेकिन ये 5वें आवर्त में है, इसलिए ये सबसे बड़ा अपवाद कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देता हूं जिसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना है। ER80 MN25 इनके आपको आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल कहलाती बाह्यतम कोश। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको कमेंट्स करके बताना है। मैं एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन करवा देता हूं। आप-बाउ रूल क्या है? आप-बाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। इस नियम के अनुसार
विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा की कंपेयर कैसे करें? इसकी कंपेयर करने के लिए वैज्ञानिक क्लैज़-कोवस्की ने एक नियम दिया जिसे N+L का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार फर्स्ट स्टेटमेंट था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N+L। जिस उपकोष के लिए N+L जितनी ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। यदि N+L इक्वल है तो फिर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। यदि एनर्जी इक्वल है, यदि N+L इक्वल है तो एनर्जी का मान फिर N के मान पर डिपेंड करेगा। N जितनी बड़ा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर इसके बाद आया आप-बाउ रूल के अपवाद। तो आप-बाउ रूल के अपवाद में बताया कि जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम का पालन न करे वो आप-बाउ रूल के अपवाद कहलाते हैं। जैसे क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम ETC अपवाद बताए हैं। और इसी के साथ ये आप-बाउ रूल एवं इसकी एक्सेप्शन आपके फिनिश हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका करके आप बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।